नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के आपके हिंदी की वसंत बुक का पहले पार्ट के बारे में और इसका अभ्यास प्रश्न में लेके आया हूं। अगर आपको होमवर्क करना है तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आराम से वीडियो को देख देख के आप होमवर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको याद करना है तो भी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप आराम से याद भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, उनके बारे में भी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। बस आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है और अभी तक आपने उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला पार्ट है, उसमें आपके जो अभ्यास प्रश्न है उसमें सबसे पहले जो आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं कविता से। इसमें आपके 3 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 प्रश्न रहेंगे। उन 3 प्रश्नों को सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है। भाई, कवि को ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके जीवन का अंत नहीं होगा? तो कवि को ऐसा विश्वास था कि उनके जीवन में भी क्या है, उत्साह है और ऊर्जा है। कवि हैं वो क्या है, आशावादी हैं, यानी वह आशावादी हैं, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, यानी उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास है। अतः कवि के जीवन का अभी अंत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपको होमवर्क करना है तो। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फूल या आलस्य से पड़े युवाओं का प्रतीक हैं। फूल किसका प्रतीक है? आलस्य में जो पड़े युवा हैं उनका प्रतीक है। विद्यार्थी ये याद कर लेना आप। कवि अपनी काव्य रचना से प्रत्येक युवाओं के मन में आलस्य की भावना को दूर करके उनके मन में नव जीवन का अमृत भरने का प्रयास करता है। कवि भाई कविता से क्या करता है कि युवाओं के मन में जो आलस्य है ना, उनकी भावनाओं को दूर करने का प्रयास करता है और उनके अंदर नव जीवन का अमृत भरने का प्रयास करता है, अर्थात उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। कौन करता है? कवि। तो विद्यार्थी ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब आपका तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर बासंती स्पर्श भरा हाथ फेरकर उन्हें खिला देना चाहता है। यानी उनकी जो आलस्य है और तंद्रा है, यानी तंद्रा मतलब होता है नींद, तो उनको दूर करने के लिए क्या करेगा, बासंती से भरा जो हाथ है वो स्पर्श करेगा, यानी फूलों के ऊपर हाथ फेरेगा और उससे क्या हो जाएगा, वो खिल जाएंगे। कलियां आलस्य में पड़ी युवाओं की प्रतीक हैं और कलियां होती हैं फूलों की, वो आलस्य में पड़े जो युवा हैं उनका प्रतीक हैं। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको होमवर्क करना है तो फटाफट लीजिएगा। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं। आपके जो अगले जो प्रश्न हैं वो कविता से आगे के हैं और इसमें भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिएगा आप, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सब का अपना अपना अलग महत्व है। इनमें से बसंत ऋतु सबसे निराली है और विचित्र है। यानी भारत में कुल कितनी ऋतुएं हैं विद्यार्थियों? 6 ऋतुएं हैं। इनमें सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन खास बात यह है कि बसंत ऋतु है ना, वो सबसे क्या है, निराली है और विचित्र है। इसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। ध्यान रखना है, बसंत को क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है, न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी होती है। यानी बसंत ऋतु में क्या हो जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पर न तो अधिक सर्दी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी रहती है। चारों ओर फूल खिलने लगते हैं। चारों ओर क्या हो जाता है, फूल खिलने लगते हैं तथा पेड़ पर है वो नए पत्ते धारण करने लगते हैं। यानी पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते आ जाते हैं। आम के पेड़ों पर बोर आने लगता है तथा सरसों के फूल भी खेतों में खिलने लगते हैं। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में। इसीलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका है कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध
लिखिएगा। तो बसंत ऋतु में खूब सारे त्यौहार आते हैं, लेकिन उनमें से जो अपने मुख्य मुख्य हैं वही अपन को लिखना है। तो बसंत ऋतु में मुख्यतः 3 त्यौहार आते हैं। मुख्य रूप से कितने त्यौहार आते हैं? 3 त्यौहार आते हैं। एक तो आता है बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। बसंत पंचमी से सर्दी कम होने लगती है, बाग बगीचों में बहार अपने चरम पर होती है। महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इस अवसर पर यज्ञ और मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से आप होली के बारे में अपनी जो किताब है उनके जो निबंध पार्ट है वहाँ से देख के आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये होली के ऊपर निबंध बड़ा है। अब जो आपका तीसरा प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन बातों से कर सकते हैं? लिखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे खान पान, पहनावा, स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करते हैं। यानी ऋतु परिवर्तन होते हैं, इससे क्या होता है, अपने जो खान पान है यानी अपन को ऋतु के अनुसार खाना खाना पड़ता है। पहनावा यानी वस्त्र उसके अनुसार पहनने पड़ते हैं। स्वास्थ्य यानी अपने शरीर में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनको भी ये ऋतु परिवर्तन है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऋतुओं के अनुसार ही लोग भोजन का सेवन करते हैं। जैसे कि सर्दियों में गर्म वस्तुओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो अपन को गर्म रखने के लिए अपन गर्म वस्तुएं खाते हैं। जैसे हल्दी वगैरह भी अपन खाते हैं ना, मसाले वाली वस्तुएं वो। और गर्म में है वो शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका सेवन किया जाता है। जैसे ही गर्मी का मौसम आया, जो ठंडी शीतलता प्रदान करे ऐसी वस्तुएं अपन जूस वगैरह हैं, आम वगैरह हैं, ऐसी चीज़ों को खाते हैं। इसी प्रकार से हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सर्दियों में गर्म वस्त्रों का उपयोग करते हैं। जैसे सर्दी का मौसम आता है तो अपन गर्म वस्त्र पहनते हैं, कोट वगैरह। और गर्मी में है सूती वस्त्रों का अधिक उपयोग किया जाता है ताकि वो ठंडा रहे। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी अपने जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आधे का लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद में आधे का और ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 के हिंदी का आपके वसंत का पहला पाठ ध्वनि और इसके प्रश्न उत्तर। मुख्य रूप से आपके 6 प्रश्न हैं, एक तो कविता से हैं और एक कविता से आगे, यानी इन दोनों में 3-3 प्रश्न हैं। यही आपको होमवर्क में करना है और इन्हीं को याद करना है। बाकी अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्न आप बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको भी याद कर लेना। समय समय पे यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपसे निवेदन रहेगा आप हमारे चैनल के साथ में बने रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करो, सीधे ही आप PDF के ऊपर चले जाएंगे, या फिर गूगल में जाके आपको सर्च करना है udaystudy.com। वहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट में है इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।